यस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू। फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ऑडियो वीडियो क्लियर है। फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी 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 बताइए कि ऑडियो वीडियो क्लियर है। और सिंस मेरा जो कमेंट सेक्शन जो मैं देख सकती हूँ वो इस तरफ है, तो मैं इसी तरफ फेस कर लेती हूँ एक बारी। एंड मुझे फटाफट फटाफट बताइए कि आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं, ऑडियो वीडियो क्लियर है सबको। हम्म। जल्दी से बताइए मुझे, जल्दी से। कौन कौन प्रेजेंट है? वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग आयुषी। यस। व्हाट अबाउट अदर्स? गुड इवनिंग अंकिता। गुड इवनिंग जय। कैसे हैं आप सब लोग? होली कैसी रही आप सब लोगों की? गुड इवनिंग तहसीम। गुड इवनिंग शिवानी। गुड इवनिंग। फटाफट फटाफट, जितने लोग भी हैं, ये नहीं कि म्यूट स्पेक्टेटर बन के बैठे रहें और सिर्फ देखते रहें और बोले ही ना। बताइए आज, मुझे मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग आज सब मुझे जो है वो सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। वो हमारे शुरू के स्टार्टिंग डेज हमें याद आ गए जब हम ऑनलाइन थे। बट इन दिनों की जो फल है वो मीठा होगा। वी विल गेट अ न्यू बिल्डिंग देन। चलिए। नाइस, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्या कर रहे थे हम लोग, जरा आप मुझे बताएंगे कि व्हाट वी वर डूइंग? क्या पढ़ रहे थे हम लोग? हमने जो है फटाफट मुझे बताइए कि व्हाट वी वर डूइंग। नेग्लिजेंस में कुछ रह गया है? बताइए मुझे। इज देयर एनीथिंग लेफ्ट इन नेग्लिजेंस, जो मैंने आपको कहा और जो है वो कुछ रह गया हो? बताइए मुझे। सेक्शन 106 कर रहे थे, बिल्कुल ठीक। डिक्टेशन हो गया था सेक्शन 106 का। एग्जाम्पल्स तो हो गए थे जहां तक मुझे पता है ग्रॉस नेग्लिजेंस के। कुछ याद है कि मैंने आखिरी में क्या बताया था? कुछ लिख के ही बता दो मुझे कि मैंने लास्ट में क्या बताया था। चलिए, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो मैंने आपको एग्जाम्पल्स वगैरह सब करा दिए थे। कोई बता ही नहीं रहा है। चलिए। यस मैम, केस करा दिया था डॉक्टर सुरेश कुमार गुप्ता का। एक सेकंड दीजिए मुझे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके। ठीक है। आप ना लिखो, आप थोड़ा सा इसका डिक्टेशन लिखिए। प्लीज राइट डाउन द डिक्टेशन ऑफ सेक्शन 106। सेक्शन 106 का आप डिक्टेशन लिखिए। कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस लिखिए। कम ऑन, राइट डाउन। The offense of section 106, the offense of section 106 and section 100, 100 क्या था? कल्पेबल होमिसाइड। तो हम कह रहे हैं सेक्शन 106, the offense of section 106 and offense of section 100
are mutually exclusive, are mutually exclusive. If culpable homicide is proved, if culpable homicide is proved, it cannot be a case of section 106. It cannot be a case of section 106. Full stop. और मुझे आज बता देना अगर क्या कहते हैं ये जो है वो स्पीड अगर तेज हो रही हो, मैं रिपीट भी कर दूंगी. मैंने आपको कहा, मैं आपको रिपीट कर देती हूँ. गुड इवनिंग वंद्या. द ऑफेंस ऑफ सेक्शन 106 एंड सेक्शन 100 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. बेटा अगर आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब नहीं पता है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है वो दो चीजें जो एक समय पर एग्जिस्ट नहीं कर सकती. तो हम कह रहे हैं कि ये दो सेक्शंस जो हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं. आप इन दो सेक्शंस को कभी भी एक जगह जो है वो नहीं लगा सकते, कभी भी एक जगह नहीं लगा सकते. तो मैंने कहा दस इफ culpable homicide is proved, it cannot be a case of section 106. It cannot be a case of section 106. Full stop. The least degree of mens rea, the least degree of mens rea in section 100, the least degree of mens rea in section 100 is the knowledge of likelihood, is the knowledge of likelihood of causing death, is knowledge of likelihood of causing death, and therefore the mens rea, and therefore the mens rea for section 106, and therefore the mens rea of section 106 should be lesser degree, so should be lesser degree than that, should be lesser degree than that. Full stop. As if the said knowledge, as if the said knowledge is proved, as if the said knowledge is proved, then it will amount to, culpable homicide, then it will amount to culpable homicide, and cannot be, and cannot amount to, section 106, and cannot amount to section 106. तो हमने कहा कि कल्पेबल होमिसाइड का चार्ज और इसका
नेग्लिजेंस का, कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस का चार्ज बेटा कभी भी एक साथ नहीं लग सकता, दोनों अलग अलग हैं, दोनों एक साथ कभी प्रूव ही नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो हम ये बात कह रहे हैं कि 106 जो है दैट इज अ वो सेक्शन 100 जो है वो दैट इज अ बिग चार्ज, ठीक है। तो वो एक बड़ा चार्ज है जो कि जहां पर हमें उसकी पनिशमेंट बताते हैं कल्पेबल होमिसाइड की, ठीक है। तो हमें सबसे पहले देखना है कि वो प्रूव हो रहा है तो वही लग जाएगा, वो प्रूव नहीं हो रहा है तो फिर कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस में आते हैं। इस बात को आप समझ लीजिएगा। बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में, क्लियर है? गुड इवनिंग सिमरन, गुड इवनिंग अभिषेक, गुड इवनिंग अरुणिमा, मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में ये क्लियर है आपको? जल्दी मुझे बताइए। फटाफट फटाफट बताइए, ये चीज क्लियर है बेटा आपको? अभी मुझे और भी लिखवाना है, मुझे अभी और भी लिखवाना है, बट पहले आप मुझे बताओ आपको ये चीज क्लियर है? हम्म। आगे लिखिए, आगे एक बात और लिखिए। Normally the charge of section 105, normally the charge of section 105, that is culpable homicide, normally the charge of section 105, that is culpable homicide, and the charge of section 106, and the charge of section 106 will not be framed together, will not be framed together, as both of them are, as both of them are mutually exclusive, as both of them are mutually exclusive, comma, comma, I'm repeating once again the paragraph. Normally the charge of section 105, that is culpable homicide, and the charge of section 106 will not be framed together, as both of them are mutually exclusive, comma, comma, but if the two charges have been framed simultaneously, but if the two charges are framed simultaneously, but if the two charges have been framed simultaneously in the same case, simultaneously in the same case, and in the trial, and in the trial, if section 105 is proved, and in the trial, if section 105 is proved, that is culpable homicide, then the court will have to abandon, I am repeating, but if the two charges have been framed simultaneously in the same case, and in the trial, and in the trial, if section 105 is proved, then the court will have to abandon, then the court will have to abandon the charge of section 106, then the court will have to abandon the charge of section 106, as both of them, as both of them cannot be proved simultaneously, as both of them cannot be proved simultaneously in the same case, as both of them cannot be proved simultaneously in the same case. Write down, therefore, therefore, if there is any mens rea, therefore,
if there is any mens rea in section 106, therefore, if there is any mens rea in section 106, then it has to be of a lesser degree. Then it has to be of a lesser degree. Then it has to be of a lesser degree. Then it has to be of a lesser degree than knowledge of likelihood of causing death. Then knowledge of likelihood of causing death. Right? Continue writing. Continue writing. Rashness implies undertaking a hazardous rashness implies undertaking a hazardous or a wanton act. WANTON. Hazardous or wanton act. WANTON. wanton act. इसका मतलब होता है किसी को हर्ट करना, किसी को डैमेज कॉज करना. wanton act. wanton act. I am repeating. Rashness implies undertaking a hazardous or a wanton act or a dangerous or a risky act. Or a dangerous or a risky act with an indifference towards the consequence. With an indifference towards the consequence. The person in such cases is more interesting. The person in such cases is more interested in thrill seeking. More interested in thrill seeking. थ्रिल सीकिंग मतलब वो कहते हैं ना कि ज़्यादा अपने आप को एडवेंचरस बनाना. थ्रिल सीकिंग और डेंजरस एडवेंचर. थ्रिल सीकिंग और डेंजरस एडवेंचर and is not interested in the safety of others. And is not interested in the safety of others. Please write down. Negligence is a case. Negligence is a case where the person concerned. Negligence is a case where the person concerned had a duty of care towards. Person concerned had a duty of care towards the other. Duty of care towards the other. And he has committed a breach of that duty. And he has committed a breach of that duty. Full stop. Here also, the indifference is towards. Here also, the indifference is towards the consequences
is towards the consequences is implicit. Here also the indifference towards the consequences is implicit. चलिए मुझे फटाफट बताइए कि आपको ये सब चीज़ें क्लियर है यहाँ तक? एवरीथिंग इज क्लियर टिल हेयर? अगर आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर है तो अब हम आगे आते हैं नेक्स्ट पर. If everything is clear till here, then let us come to the next topic. फटाफट फटाफट करेंगे क्योंकि वो जस्ट एक डिस्कशन का है. तो अब आपको पता चल गया है दोनों का चार्ज कभी सेम नहीं हो सकता, दोनों का अलग अलग चार्ज है. और अगर मान लो नॉलेज से कम अगर लेसर डिग्री है तो वो कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस में बच्चे फॉल करेगी. और अगर कॉजिंग नॉलेज फुलफिल पता चल पा रही है तो फिर तो वो कल्पेबल होमिसाइड में फॉल करेगी. तो मुझे फटाफट बताओ, कोई डिक्टेशन रिपीट करनी है तो वो भी बताओ कि मैम प्लीज रिपीट. और अगर नहीं है तो मैं 107 पर आती हूँ, क्योंकि बहुत दिन से अब हम इसी पे अटके हुए हैं तो अब हम इसको करेंगे. चलिए क्लियर एवरीवन? चलिए तो अब हम आएंगे 107 पे. चलिए देखिए 107 को देखिए. अबेटमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ चाइल्ड और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड. अबेटमेंट किया जा रहा है कि कोई सुसाइड कर ले, पर किसके लिए? चाइल्ड के लिए या पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड. इफ एनी चाइल्ड, एनी पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड या एनी डिलीरियस पर्सन और एनी पर्सन इन अ स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन, एनी चाइल्ड नंबर 1, एनी पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड नंबर 2, any delirious person number 3, any person in a state of intoxication number 4. अगर इन चारों लोगों के सुसाइड का अबेटमेंट किया गया है, अगर वो जो है वो सुसाइड करते हैं, whoever abets the commission of such suicide, ठीक है ना, जो भी इनके सुसाइड को अबेट करता है तो उसको क्या पनिशमेंट मिलेगी? डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 10 years एंड ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन. तो मुझे नहीं लगता मुझे इसमें आपको कुछ और बताने की जरूरत है. मुझे नहीं लग रहा मुझे इसमें आपको कुछ और बताने की जरूरत है. आई थिंक दिस इज इनफ टू अंडरस्टैंड. तो बस सिंपल सा सेक्शन है और इसमें हमें कुछ बताना ही नहीं है आपको. वेरी सिंपल. ठीक है, आगे आ जाइए. आगे वो आपको कहते हैं अबेटमेंट ऑफ सुसाइड. अब उससे अलग नॉर्मल पर्सन. अबेटमेंट ऑफ सुसाइड. इफ एनी पर्सन कमिट्स सुसाइड, whoever abets the commission of such suicide shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine. क्लियर? तो 108 में भी मुझे आपको कुछ नहीं बताना, सिंपल सी बात है. अब वो बात कर रहे हैं अटेम्प्ट टू मर्डर की. whoever does any act with intention or knowledge and under such circumstances that if he by that act caused death he would be guilty of murder. उसको पता है कि जो वो एक्ट करेगा उससे डेथ कॉज होगा ही होगा. ठीक है, और वो क्या करता है, अगर वो उसका अटेम्प्ट करता है, ठीक है, तो दैट पर्सन शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 years लाइबल टू फाइन. अब वो तो था नॉर्मल कि जो वो जब वो काम कर रहा है उससे, पर अब यहाँ पर है कि अगर जो वो अटेम्प्ट कर रहा है मर्डर का उस टाइम पे अगर हर्ट कॉज हो गया है किसी पर्सन को तो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ. ठीक है ना, तो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ. अगर अटेम्प्ट किया है कोई हर्ट कॉज नहीं हुआ है तो 10 years, और अगर हो गया है तो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ. तो इसको दो पार्ट्स में आप डिवाइड करें ना, सिंपल अटेम्प्ट और जब हर्ट कॉज हो गया है. आगे आ जाओ. व्हेन अ पर्सन ऑफेंडिंग अंडर सबसेक्शन 1, देखो, इज अंडर सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ. कोई पर्सन जो कि क्लॉज 1 में ऑलरेडी ऑफेंडर है और उसको जो है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मिला हुआ है और फिर वो क्या करता है, हर्ट कॉज कर देता है, तो उसको पनिशमेंट मिलेगी डेथ या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, और जो उसकी रिमाइंडर नेचुरल लाइफ के लिए होगी. मुझे नहीं लगता इसमें कुछ भी दिक्कत है. आप जरा एक बार इसकी इलस्ट्रेशंस पढ़ लो. ए शूट्स एट जेड विद इंटेंशन टू किल हिम. ए जो है वो जेड पर क्या करता है, शूट करता है उसको मारने के लिए. अंडर सच सर्कमस्टांसेस, किन सर्कमस्टांसेस में कि डेथ जो है वो बिल्कुल पक्का है कि डेथ होगा ही होगा. ए वुड बी गिल्टी ऑफ मर्डर. तो हियर ए इज लाइबल टू पनिशमेंट अंडर दिस सेक्शन. उसने मारा नहीं मारा कोई बात नहीं है, इंटेंशन है, सब कुछ है, तो हिल बी लाइबल फॉर अटेम्प्ट टू मर्डर. आगे आ जाओ. ए
with the intention of causing death of a child of tender years, expose it in a desert place. बच्चे को मारना चाहता है, एक ऐसी जगह डिजर्टेड प्लेस पे छोड़ाया है. उसके बाद हम कह रहे हैं ए हैज कमिटेड द ऑफेंस डिफाइंड. ठीक है, उसने ये काम कर दिया. डेथ हुई नहीं हुई वो कोई बात नहीं है, बट फिर भी इसमें वो लाइबल है. देखो, ए इंटेंडिंग टू मर्डर जेड बाइज अ गन एंड लोड्स इट. देखिए, ए ने जो है जेड को मारना चाहा, एक गन ले ली, उसको लोड कर लिया. ए ने अभी तक मारा नहीं है. ए फायर्स द गन एट जेड. ही हैज कमिटेड द ऑफेंस डिफाइंड इन दिस सेक्शन. बट इफ such firing he wounds Z, he is liable for punishment of the later part of the subsection 1. later part क्या था? जब उसको hurt cause हो जाए. अगर मारा, कुछ नहीं हुआ, लगी नहीं, तो पहले ठीक है 10 years. और अगर मारा, लग गई, hurt cause हो गया, डेथ नहीं हुई, तो later part. ठीक है, चलिए आगे आइए. कहते हैं ए इंटेंडिंग टू मर्डर जेड बाय पॉइजन. ए जो है वो जेड को पॉइजन देके मारना चाहता है. अब वो कह रहा है उसने पॉइजन परचेज कर लिया, मिक्स कर लिया फूड के साथ, विद विच रिमेन्स इन ए एस्केपिंग. पर वो ए के पास ही है, अभी तक ए ने जो है वो कुछ नहीं किया है. ठीक है, अब हम कह रहे हैं ए प्लेसेस द फूड ऑन जेड टेबल. अब उसने जेड के टेबल पर रख दिया है और जेड के सर्वेंट को दे दिया है कि वो जेड के टेबल पर रख दिया. अब उसने अटेम्प्ट कर दिया है. वेरी सिंपल. देखो, आ जाओ, अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड. वो हमें कह रहे हैं whoever does any act with such intention or knowledge under circumstance that he by that act caused death, he would be guilty of culpable homicide not amounting to murder. अब कोई पर्सन, उसके एक ऐसे इंटेंशन है जो कि कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर कर रहा है. अब अगर जो है वो उसका नहीं हुआ है तो ही विल बी लाइबल फॉर इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच may extend to 3 years फाइन. पर अगर अटेम्प्ट कल्पेबल होमिसाइड का करते समय बच्चे हर्ट कॉज हो गया है, तो जो है वो कितना हो जाएगा? 7 years फाइन और बोथ. 7 years फाइन और बोथ. चलिए आ जाइए. ए ऑन ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन फायर्स अ पिस्टल एट जेड. ए जो है वो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन देता है. ठीक है ना, ए के ग्रेव सडन प्रोवोकेशन पे वो ए ऑन ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, ए को ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन दिया जाता है, उससे वो जेड के ऊपर पिस्टल फायर कर देता है. अंडर सर्कमस्टांसेस दैट इफ ही देयर बाय कॉज डेथ ही वुड बी गिल्टी ऑफ कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर. क्योंकि वो एक्सेप्शन में फॉल करता है. कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर कब होगा? जब कुछ एक्सेप्शंस होंगे तभी तो होता है ना बेटा. तो अगर ऐसा कुछ हुआ है तो हिल बी लाइबल फॉर दैट ऑफेंस. अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर है? फटाफट मुझे बताओ, यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर है? फटाफट फटाफट मुझे बताइए, यहाँ तक अगर आपको सब कुछ क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे कुछ न्यूली एडेड प्रोविजंस के साथ. क्लियर एवरीवन? फाइन. मैं इससे पहले आपको एक चीज बताना चाहती हूँ. आप एक चीज को बेटा ध्यान में रखो. आपने 110 में पढ़ा अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड. अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड. आप एक बार मेरे कहने से अपने बेयर एक्ट में 118 निकाल लो. आप एक बार मेरे कहने से अपने बेयर एक्ट में 118 सेक्शन निकालो पहले. वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट और ग्रीवियस हर्ट. आप इन दोनों में फर्क कर लेना. आप इन दोनों में फर्क कर लेना.
यहाँ पर इंजरी मस्ट बी लाइकली टू कॉज डेथ होना चाहिए, यहाँ पर इंजरी मस्ट बी लाइकली टू कॉज डेथ होना चाहिए कि इंजरी जो है वो करेगी करेगी। वहां पर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। यहाँ पर 110 में उसका मेंस रिया है, उसकी इंटेंशन है कि वो करेगा ही करेगा, और वहां पर वो डेंजरस मीन्स के साथ कर रहा है। यहाँ पर उसको पता है होगा कि होगा, वहां पर पता नहीं कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। हालांकि 118 में पढ़ेंगे, बट आपको 110 और 118 में कंफ्यूज नहीं होना है। आपको 110 और 118 में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब आप आ जाइए 111 पे, अब आप आ जाइए 111 पे। जब आप 111 पे आएंगे तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि 111 जो है, 112 जो है और 113 जो है वो सब न्यूली एडेड प्रोविजंस हैं। 111, 112 और 113 ये तीनों के तीनों ही न्यूली एडेड प्रोविजंस हैं। दे ऑल आर न्यूली एडेड। इन्हें भारतीय न्याय संहिता में नया ऐड किया गया है, पहले हमारे आईपीसी में बेटा ये नहीं थे, हमारे आईपीसी में ये बिल्कुल नहीं थे। और मैं बात करूं 111 की, तो 111 बात करता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बारे में। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बारे में। तो वो आपको एक सिंपल सी बात बताता है, मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिएगा ध्यान से। वो आपको कहता है ये कोई कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी है। मतलब हमें ये बात तो पता चल गई कि ये कोई अनलॉफुल एक्टिविटी है। एक अनलॉफुल एक्टिविटी, कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी, ठीक है, वो क्या कर रही है, जिसमें वो इंक्लूड करते हैं किडनैपिंग को, रॉबरी को, व्हीकल थेफ्ट को, ठीक है, एक्सटॉर्शन को, लैंड ग्रैबिंग को, लैंड पे कब्जा कर लेना, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग को, इकोनॉमिक ऑफेंसेस को, साइबर क्राइम्स को, ट्रैफिकिंग ऑफ पर्संस को, वेपन्स ऑफ इलिसिट गुड्स और सर्विसेज को, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, प्रोस्टिट्यूशन, रैंसम, ठीक है, बाय एनी पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्संस एक्टिंग इन कॉन्सर्ट, by any person or group of persons acting in concert। मतलब कि कुछ लोग जॉइंटली मिलकर अनलॉफुल एक्टिविटी कर रहे हैं और ये सारा काम कर रहे हैं, ये सारा काम कर रहे हैं, चाहे सिंगली कर रहे हैं, चाहे अकेले कर रहे हैं, या जॉइंटली कर रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता, या तो अकेले कर रहे हैं या जॉइंटली कर रहे हैं, इधर एज अ मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट। सिंडिकेट का बेटा मतलब होता है ग्रुप, सिंडिकेट का मतलब होता है ग्रुप। या तो एज अ ग्रुप कर रहे हैं, सिंगल कर रहे हैं, ग्रुप के बिहाफ पे कर रहे हैं, और कैसे कर रहे हैं, वॉयलेंस को यूज कर रहे हैं, थ्रेट ऑफ वॉयलेंस दे रहे हैं, इंटिमिडेशन दे रहे हैं, कोर्जन कर रहे हैं, कोई भी अनलॉफुल मीन्स कर रहे हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, टू ऑब्टेन मटीरियल बेनिफिट, टू ऑब्टेन मटीरियल बेनिफिट, ठीक है, इंक्लूडिंग अ फाइनेंशियल बेनिफिट शेल कॉन्स्टिट्यूट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। तो अगर कोई आपसे पूछे कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या होता है, तो आप कहोगे जितने भी ये 10-11 तरीके दिए हैं, कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटी करना, ये 10-11 चीजें करना, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, सिंगल, जॉइंटली, एक मटेरियल बेनिफिट के लिए, और वो फाइनेंशियल बेनिफिट भी हो सकता है कि बच्चे को जो है अगवा कर लिया और अब आप कह रहे हो कि चलो पैसे दो, ठीक है। तो आपका इसका पर्पस क्या है, टू ऑब्टेन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट। पर्पस ऑफ दिस सेक्शन इज कि यू आर डूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी and that unlawful activity is for no purpose, the purpose only is to get direct or indirect benefit, ठीक है, and that is material benefit, material benefit including financial benefit। और अगर ऐसा कुछ भी होता है तो हम उसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कहते हैं,
अगर ऐसा कुछ भी होता है तो हम उसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कहते हैं। ठीक है, अब आप इसकी एक्सप्लेनेशन पे आ जाओ। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट मीन्स अ ग्रुप ऑफ 2 or more persons। तो सिंडिकेट का मतलब ग्रुप होता है, तो हम कह रहे हैं कि इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ 2 or more persons हु एक्टिंग इधर सिंगली और जॉइंटली। आप ऐसा भी हो सकता है कि आप जो है वो अपने ग्रुप के बिहाफ पर कोई काम कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने ग्रुप के बिहाफ पे कोई काम कर रहे हो। ठीक है, फिर हम कह रहे हैं कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, कोई भी एक्टिविटी जिसको लॉ ने प्रोहाइबिट किया है, समथिंग दैट इज प्रोहाइबिटेड बाय लॉ, समथिंग दैट इज प्रोहाइबिटेड बाय लॉ विच इज कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो हम कह रहे हैं कि कोई ऐसी एक्टिविटी जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस पनिशेबल है कितने साल से, 3 years और मोर, undertaken by any person singly or jointly as a member of an organized crime syndicate on behalf of such syndicate in respect which more than one charge sheets have been filed before a competent court। इसका मतलब है कि कंटिन्यूइंग, कि उसके नाम पर जो है वो चार्ज शीट फाइल है, ठीक है ना, और कॉग्निजेबल ऑफेंस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी है। अब आप आ जाओ आगे कि इकोनॉमिक ऑफेंस क्या होता है। कोई क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आपने किया हो, फॉर्जरी की हो, काउंटर फिटिंग किया हो, करेंसी नोट, बैंक नोट्स, ये सब जो किस में आता है, ये सब आता है इकोनॉमिक ऑफेंसेस में। ऑल दीज फॉल अंडर इकोनॉमिक ऑफेंसेस। ठीक है, हवाला ट्रांजैक्शन हो गया, मास मार्केटिंग फ्रॉड हो गया, ये कुछ भी हो गया, ये कुछ भी हो गया, तो ये सब आता है इकोनॉमिक ऑफेंसेस में। ऑल दीज फॉल अंडर इकोनॉमिक ऑफेंसेस। बस पेपर में नहीं आएगा इतना ज्यादा। एक चीज का मुझे बहुत लगता है कि पेपर में आ सकता है, वो है ये इकोनॉमिक ऑफेंस की डेफिनेशन 2 नंबर में, 2 नंबर में, 2 मार्क्स में। और अगर आप ऊपर आप ये देखोगे तो वो क्या कह रहा है कि फाइल बिफोर अ कॉम्पिटेंट कोर्ट विद द प्रीसीडिंग पीरियड ऑफ 10 years। तो इधर कुछ नहीं बात वो कह रहा, वो कह रहा है प्रीसीडिंग पीरियड ऑफ 10 years का मतलब है आपसे 10 साल पहले, आज से 10 साल पहले, आज से 10 साल पहले, राइट, आज से 10 साल पहले। तो बस वो इतनी सी बात करे और वो कुछ नहीं कह रहा। अब आप आ जाओ इसके क्लॉज 2 पे। हुएवर कमिट्स ऑर्गेनाइज्ड क्राइम शैल, जो कोई भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कमिट करता है और अगर उस क्राइम को करते वक्त, उस क्राइम को करते वक्त डेथ हो जाती है किसी पर्सन की, तो आप इसको बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ऑर्गेनाइज क्राइम को करते समय, अगर किसी पर्सन की किडनैपिंग करते समय, थेफ्ट करते समय, ये सब करते समय, ठीक है ना, ये सब करते समय अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो आपको पनिशमेंट मिलेगी डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन अप टू 10 लाख रुपीज। डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन अप टू 10 लाख रुपीज। चलिए, ठीक है, 1 सेकंड दीजिए मुझे। गिव मी अ मिनट प्लीज। चलिए, तो अब आप आगे आइए, क्लॉज 3 पे आ जाइए। कम टू क्लॉज 3। ठीक है, अब उससे पहले ये तो था कि जब डेथ कॉज हो जाता है, और ये है जब किसी अदर केस में। बेटा डेथ कॉज नहीं हुआ है, डेथ से अलग कुछ भी कॉज हुआ है।
डेथ नहीं हुआ है, डेथ से अलग कुछ भी हुआ है, तो आप लिख लीजिए आपको कितनी पनिशमेंट मिलेगी। आपको पनिशमेंट मिलेगी 5 से 10 साल की, और फाइन आपको मिलेगा 5 लाख रुपए तक का। 5 से 10 साल की, और फाइन आपको मिलेगा which may extend to imprisonment for life and shall not be less than 5 लाख रुपीस। ठीक है, आगे आइए। अब इसके जो बाकी के क्लॉजेज हैं, क्लॉज 3, क्लॉज 4, क्लॉज 5, क्लॉज 6 और क्लॉज 7, इसके बेटा जो बाकी के क्लॉजेज हैं उसको बस एक बार रीड कर लो, उसको बस एक बार रीड कर लो, इससे ज्यादा और उसमें कुछ नहीं करना है। उसको बस एक बार रीड कर लो, और वो रीड में आपको क्या कह रहा है, किसी ने अबेट किया है, अटेम्प्ट किया है, कॉन्स्पायर किया है, फैसिलिटेट किया है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को। तो क्या कह रहा है, किसी ने अबेट किया है, अटेम्प्ट किया है, कॉन्स्पायर किया है, या नोइंगली जो है वो क्या किया है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को फैसिलिटेट किया है, तो सजा होगी 5 साल से लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन प्लस 5 लाख रुपीस। तो ये सजा होगी। आगे आ जाओ। अगर कोई मेंबर है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट का, अगर कोई मेंबर है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट का, ग्रुप का, तो ये पनिशमेंट होगी। हालांकि इससे इतने अंदर से क्वेश्चन नहीं आएगा, पर फिर भी आप एक बार इसके नोट्स बना लेंगे। फिर वो कहते हैं, अगला आपको कहता है इंटेंशनली आप हार्बर करते हो या कंसील करते हो। आप इंटेंशनली हार्बर, हम पढ़कर आए थे कि आप उसकी सहायता कर रहे हो, उसे रहने की जगह दे रहे हो। ठीक है, इंटेंशनली जो है हार्बर कर रहे हो या कंसील कर रहे हो। ठीक है, जो जिसने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम किया है उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, तो आप जो है इसके लिए पनिशेबल होगे। आप इसे एक बार रीड कीजिए, गिव मी अ मिनट, इसे रीड कीजिए, गिव मी अ मिनट। एक बार आप मुझे बताइए कि आपको ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है, आपको ऑडियो क्लियर आ रहा है? हेलो, प्लीज मुझे बताइए ऑडियो क्लियर है? हेलो 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 हेलो, प्लीज एक एक कमेंट कीजिए। ऑडियो ऑडियो ऑडियो, साउंड। एक कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए साउंड क्लियर है। ठीक है, थैंक यू। तो आपको क्लॉज 5 ये बात कह रहा है, ठीक है। इसमें एक चीज जो है वो आप अपने प्रीलिम्स के लिए याद कर लीजिए, और वो प्रीलिम्स के लिए जो है वो ये बात कह रहे हैं, प्रोवाइडेड दैट दिस सबसेक्शन शेल नॉट अप्लाई। जो ये हार्बर और कंसील वाला पार्ट है ये अप्लाई नहीं करता है किसी भी ऐसे केस पे जहां पर हार्बर या कंसीलमेंट किया गया है बाय द स्पाउस ऑफ द ऑफेंडर। मतलब कि हम उसे हार्बर या कंसीलमेंट नहीं मानेंगे कि किसी के पति ने कुछ किया है और उसकी बीवी उसको जो है हार्बर या कंसील कर रही है, उसकी बीवी जो है उसको हार्बर या कंसील कर रही है। समझ में आई बात आपको? तो अगर किसी की वाइफ जो है वो हार्बर या कंसील कर रही है तो वो उस पर ये अप्लाई नहीं करेगा, उस पर ये अप्लाई नहीं करेगा, उस पर ये अप्लाई बिल्कुल नहीं करेगा। आगे आ जाइए 6 पे। कहते हैं कि किसी ने प्रॉपर्टी पोजेस कर ली है, ऑब्टेन्ड कर लिया है, जब कभी उसने कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम किया है, किसी ने कोई प्रॉपर्टी पोजेस कर ली है, या फिर किसी ने कोई प्रॉपर्टी जो है वो ऑब्टेन कर लिया ऑर्गेनाइज क्राइम करते समय, तो उसको पनिशमेंट मिलेगी 3 साल, जो कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक जा सकती है, प्लस 2 लाख रुपीज फाइन। 2 लाख से कम नहीं, 2 लाख रुपीज फाइन। अब वो आपको कह रहे हैं, इफ एनी पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और एनी टाइम हैज बीन इन पोजेशन, कोई प्रॉपर्टी जो कि किस में है, जो कोई पर्सन किसी प्रॉपर्टी के मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी के पोजेशन में है,
विच ही कैन नॉट सेटिस्फैक्टरीली अकाउंट फॉर। जब अब वो उसने किससे लिया है, उसने ली ही है ऑर्गेनाइज क्राइम से, तो वो कैसे बता सकता है? तो अगर उसने ऐसे वो किसी प्रॉपर्टी के पोजेशन में है जो उसने ऑर्गेनाइज क्राइम के थ्रू लिया है, देन पनिशमेंट विल बी 3 years to 10 years। और मैं आपको फिर कहूंगी, बहुत ज्यादा इस पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। बहुत टाइम वेस्ट करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि इससे इतने क्वेश्चंस नहीं आएंगे। बस आपको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या होता है, डेथ हो जाती है तो क्या पनिशमेंट है, और अगर अदर केस हो जाता है तो क्या पनिशमेंट है। डेथ हो जाती है तो क्या होगा, अदर केस होगा तो क्या होगा। क्लियर एवरीवन? यहां तक बताइए क्लियर है? फिर हम करेंगे पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। फिर हम करेंगे पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। प्लीज मुझे बताएं यहां तक आपको क्लियर है? हरी अप टेल मी। पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कहते हैं whoever being a member of a group or a gang, कोई भी किसी ग्रुप का या गैंग का मेंबर है, कोई भी किसी ग्रुप का या गैंग का मेंबर है, चाहे तो सिंगली या जॉइंटली कमिट करता है। अब ये थोड़े से लेस वैसे वाले ऑफेंसेस हैं। जॉइंटली या सिंगली करता है क्या? थेफ्ट करता है, स्नैचिंग करता है, चीटिंग करता है, अनऑथोराइज सेलिंग ऑफ टिकट्स करता है, क्या हुआ 100 रुपए में मूवी की टिकट अनऑथोराइज बेटिंग करता है, गैम्बलिंग करता है, सेलिंग करता है ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर्स की ड्यू में अगर पेपर बट रहे हो पहले तो मत किया करो, पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम के अंडर जो है वो सजा हो जाएगी। या कोई भी ऐसा कोई क्रिमिनल एक्ट करता है तो हम उसे कहते हैं कि उसने पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम किया है। कि पहले पेपर लीक हो गया है जुडिशरी का, बेच दिया कितने में, अगर ऐसा कोई भी करता है तो he'll be liable for petty organized crime and all these are newly added sections। और ये सारे के सारे न्यूली एडेड सेक्शंस हैं। और वो कहते हैं फॉर द पर्पस ऑफ दिस सब सेक्शन थेफ्ट इंक्लूड्स ट्रिक थेफ्ट, मतलब कि अब मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, आप मेरे पीछे से निकल गए, मुझे पता नहीं चला। थेफ्ट फ्रॉम व्हीकल, व्हीकल से चुरा लेना, जहाँ पे ड्वेलिंग हाउस से चुरा लेना, बिजनेस प्रीमाइसेस से, कार्गो थेफ्ट, पिक पॉकेटिंग थ्रू कार्ड स्किमिंग, शॉप लिफ्टिंग ऑफ, थेफ्ट ऑफ ऑटोमेटेड टेलर मशीन, एटीएम कहना चाहते हैं ये आपको, कि कोई गार्ड वार्ड तो खड़ा नहीं है, चलो भैया ले लो निकाल लो पैसे, कोई देख तो रहा नहीं है, एटीएम मशीन को ही उखाड़ के ले चलो, एटीएम मशीन को ही उखाड़ लो। समझ में आई बात? चलिए, तो इतनी सी वो बात कह रहा है। अब आ जाओ कि इसकी पनिशमेंट क्या है। कहते हैं कि मिनिमम शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 1 year विच मेक्स 10 to 7 years। ठीक है, तो वो आपको कह रहे हैं मिनिमम 1 साल, मैक्सिमम 7 साल। मिनिमम 1 साल, मैक्सिमम 7 साल प्लस फाइन। मिनिमम 1 साल, मैक्सिमम 7 साल प्लस फाइन। तो ये आप याद रखेंगे। तो अब आपको ऑर्गेनाइज क्राइम पता चल गया, पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम पता चल गया। ठीक है, अब आप आ जाओ टेररिस्ट एक्ट पे। अब आप आ जाओ टेररिस्ट एक्ट पे, ये भी न्यूली एडेड है। टेररिस्ट एक्ट भी जो है वो न्यूली एडेड है। आप चाहें तो इसे एक बार रीड कर सकते हैं। whoever does any act with intent to, कोई भी एक काम कर रहा है किस इंटेंशन से, whoever does any act, कोई भी वो एक्ट कर रहा है with intent to what,
किस इंटेंशन से। तो अब आप ध्यान से देखो, दो चीजें हैं, थ्रेटन और लाइकली टू थ्रेटन द यूनिटी, इंटीग्रिटी, सोवर्निटी, सिक्योरिटी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। तो ये तो हुआ आपका पहला पॉइंट, ये तो हुआ आपका पहला पॉइंट यहां तक। कोई भी कोई गलत काम कर रहा है, किस इंटेंशन से, थ्रेट से, या थ्रेट देना कि जिससे यूनिटी, इंटीग्रिटी, सोवर्निटी, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी इंडिया की अफेक्ट होगी। दूसरी चीज, और विद इंटेंट टू स्ट्राइक टेरर, दूसरा पॉइंट, और likely to strike terror in the people of any section of the people of India or in any foreign country। ऐसा करना, ऐसा दिखाना कि ऐसा कर देंगे, दिमाग में ऐसा मतलब कहना, जैसे कि ताज में हुआ था स्ट्राइक टेरर। ठीक है, अब कैसे, नाउ द क्वेश्चन इज कैसे, बाय यूजिंग बॉम्ब्स, डायनामाइट एंड एवरीथिंग। अब मेरे को ये समझाना नहीं है, मुझे मुझे इसमें कुछ समझाने का नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है ये, मुझे इसमें कुछ नहीं समझाना। मैं आपको फिर बता रही हूँ कि इस सेक्शन में मुझे आपको कुछ नहीं समझाना है, ये आपको खुद पढ़ना है। आपको सिर्फ इतना समझना है, किसी की इंटेंशन है थ्रेट कॉज करने की, यूनिटी, इंटीग्रिटी, सोवर्निटी और ना सिक्योरिटी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी को भंग करने की, या स्ट्राइक टेरर करने की। कैसे? बॉम्ब यूज करके, डेथ कॉज करके, डैमेज, डिस्ट्रक्शन, ये सब करके, ये सब काम करके। एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लेंगे। मेरे को क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है, मुझे नहीं लगता है इससे बहुत क्वेश्चन आ सकता है, बट फिर भी आप पढ़ सकते हैं, फिर भी आप पढ़ सकते हैं, प्रीलिम्स के लिए तो आप पढ़ ही सकते हैं। और मैं आपको इसका जो है, whoever commits a terrorist act, अगर वो कोई टेररिस्ट एक्ट करता है जिससे डेथ कॉज हो गया है तो ये पनिशमेंट है, और डेथ से अलग कोई और हार्म कॉज हुआ है तो ये पनिशमेंट है। डेथ से अलग कोई हार्म कॉज हुआ है तो ये पनिशमेंट है। जैसे आपने ऑर्गेनाइज क्राइम को पढ़ा है ना, करते समय डेथ हो गया तो ये पनिशमेंट है, अदर केस हो गया तो ये पनिशमेंट है, अबेट कर रहा है, कॉन्स्पायर कर रहा है, तो वैसे ही वैसे कुछ पॉइंट्स हैं, बूट कैंप्स लगा रहा है, कंसील कर रहा है, अगर ऐसा कुछ भी करे तो सेम पनिशमेंट है। आप इसके सिमिलरली नोट्स बना सकते हैं, सिमिलरली आप इसके नोट्स बना सकते हैं, कुछ भी अलग नहीं है, बिल्कुल सेम ही लेवल पे बना हुआ है, वैसा ही है, देखो वैसा ही है और सेम पॉइंट्स पे बना हुआ है, राइट? बिल्कुल सेम। तो मुझे बताओ यहाँ तक क्लियर है आपको? फिर हम आएंगे एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, हर्ट, ग्रीवियस हर्ट। बताओ मुझे, इसमें मुझे आपको कुछ और नहीं कराना है बेटा, देखो कुछ और समझाने का है ही नहीं, ऑन द ऑनेस्ट साइड कुछ और समझाने का है ही नहीं। तो मुझे फटाफट बताइए, यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर है? हम्म, बिल्कुल छोटे छोटे ये प्रोविजंस हैं, मुझे इसमें आपको कुछ नहीं बताना। आप इनके नोट्स आप अपने आप बना सकते हैं, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। यहाँ तक कोई डाउट है, कोई शक, सवाल है तो आप मुझे बताइए। फटाफट फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। बताइए। फाइन, अब आते हैं हम हर्ट और ग्रीवियस हर्ट पे। अब हम आते हैं हर्ट और ग्रीवियस हर्ट पे।
और कोई सब कहाँ भाग गए हैं? हाँ। ओहो, क्या है ये? चलिए, आइए। हर्ट, ग्रीवियस हर्ट, 114 एंड 116। मेंस में तो मैं नहीं कहती, बट क्या कहते हैं, प्रीलिम्स में इस पे से ज़रूर क्वेश्चन आता है। हर्ट एक सिंपल सा सेक्शन है जो कि आपको 114 में बताया गया है। कहता है बॉडीली पेन, डिजीज, इन्फॉर्मिटी। बॉडीली पेन, डिजीज, इन्फॉर्मिटी। बॉडीली पेन, डिजीज और इन्फॉर्मिटी जब भी किसी पर्सन को आप करते हैं तो हम कहते हैं आपने हर्ट किया है। बॉडीली पेन ऐसा भी हो सकता है कि मैंने स्लैप कर दिया, उसकी कोई डिजीज, कोई क्या कहते हैं, इन्फॉर्मिटी, कुछ भी ऐसा करने को हर्ट कहते हैं। वेरी सिंपल, दैट इज हर्ट, राइट। डिग्री ऑफ पेन इमटेरियल है, इस बात को याद रखना आप इस चीज के लिए, दैट डिग्री ऑफ पेन इज इमटेरियल। ठीक है, इस चीज को बिल्कुल कभी मत भूलना। और इस चीज में पेन हमेशा फिजिकल पेन होगा, मेंटल पेन नहीं होगा। फिजिकल पेन की ही ये बात करता है। हर्ट जो है वो हमेशा फिजिकल पेन की बात करता है। ऑलवेज टॉकिंग अबाउट फिजिकल पेन, दे नॉट टॉकिंग अबाउट मेंटल पेन। ठीक है, उसके बाद इमीडिएट बाद इसके बाद सेक्शन है वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट। हर्ट आपने समझ लिया, उसके इमीडिएट बाद आता है वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट। दोनों को ही आप प्रीलिम्स के लिए याद करेंगे, दोनों को ही आप प्रीलिम्स के लिए बेटा याद करेंगे। सेक्शन नंबर आ जाओ। वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट का मतलब होता है हुएवर डज एनी एक्ट विद द इंटेंशन ऑफ देयर बाय कॉजिंग हर्ट टू एनी पर्सन। किसी भी पर्सन को हर्ट करना विद द नॉलेज, आपको नॉलेज है that he is likely thereby to cause a hurt to any person and does thereby cause hurt to any person is said to cause voluntarily to cause hurt। और voluntarily किसी को hurt करना, ठीक है ना, तो हम उसे कहेंगे जब आपको नॉलेज है कि आपकी इस एक्ट से हर्ट कॉज होगा ही होगा। हम कहते हैं कि सब सेक्शन 1 में दी हुई कोई भी चीज, ठीक है, हुएवर एक्सेप्ट इन द केसेस प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 1 ऑफ 122, 122 को छोड़ दो, 122 मैं आपको भी साथ साथ बताऊंगी। उसके अलावा अगर किसी ने भी हर्ट कॉज किया है तो उसका पनिशमेंट होगा 1 ईयर विच में एक्सटेंड टू 10,000 रुपीज। इम्प्रिजनमेंट जो है वो 1 साल तक का विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 10,000 रुपीज, विच में एक्सटेंड टू 10,000 रुपीज। अब आप सोच रहे होगे कि मैम ये जो है ये आपको यहाँ पे क्या कहना चाहता है, ये आपको यहाँ पे क्या कहना चाहता है। व्हाट इज 122? 122 का मतलब है जब आपने हर्ट कॉज किया है या ग्रीवियस हर्ट कॉज किया है प्रोवोकेशन पे, तो आपको 114 बताते हैं हर्ट क्या होते हैं, 115 बताते हैं जब आप वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट करते हो, बट 122 जो है 122 इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग। वो बात करते हैं जब आपने वॉलंटरली चाहे हर्ट किया है चाहे आपने ग्रीवियस हर्ट किया है, पर वो कब किया है, प्रोवोकेशन पे किया है, तो वो हम अलग से पढ़ेंगे। अब आप आ जाओ ग्रीवियस हर्ट पे, एंड आई मस्ट से कि ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो है, ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इससे जो है ना वो क्वेश्चन मेंस में फ्रेम करके पूछा जाता है, कब आपको पता चलता है कि ये क्या है। तो ग्रीवियस हर्ट अपने आप में एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रीवियस हर्ट कहता है कि कोई भी हर्ट करना जिसे हमने डेजिग्नेट करा है कि वो ग्रीवियस है, जिसे हमने डेजिग्नेट करा है कि दैट इज ग्रीवियस। अब वो ग्रीवियस क्या है, इमैस्कुलेशन, परमानेंट प्राइवेशन ऑफ साइट ऑफ ईदर आई,
एक आंख को ही खराब कर देना, एक कान को खराब कर देना किसी जॉइंट को, घुटना, हड्डी वड्डी कुछ भी खराब कर देना, परमानेंट इम्पेयर कर देना, तोड़ ही दिया है, खत्म काम। परमानेंट डिस्फिगरेशन कर देना हेड या फेस का, फ्रैक्चर या कोई ऐसा जिससे आप 15 दिन से ज्यादा सीवियरली बॉडीली पेन में हैं। 15 दिन से ज्यादा अगर आप हॉस्पिटल में हैं, सीवियर बॉडीली पेन में हैं, तो ग्रीवियस हर्ट होगा। अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये 15 दिन आपको याद करने हैं। These 15 days you have to learn. Earlier it was 20 days. भारतीय न्याय संहिता में ये 20 की जगह 15 कर दिया गया है। भारतीय न्याय संहिता में it is 15 days rather than 20 days. ठीक है, इसे हमने अब 15 कर दिया है और इसे आप याद रखेंगे। तो ये सारी चीजें जो हैं ये होती हैं ग्रीवियस हर्ट। आइए अब, व्हाट इज वॉलेंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट? क्या पनिशमेंट होगी? कोई काम आपने ऑब्वियसली जो है वॉलेंटरली किया, किसी ने आपको फोर्स नहीं किया, अपनी पूरी अपनी होश और आवाज में किया है। A person is not said voluntarily to cause grievous hurt except when he both causes grievous hurt and intends or knows himself to be likely to cause grievous hurt, but he is said voluntarily to cause grievous hurt. एक्सप्लेनेशन को 1 मिनट के लिए छोड़ भी सकते हैं, कुछ ऐसा नहीं है, आप इसको देखो। A intending or knowing himself to be likely permanently to disfigure Z face gives a blow which does not permanently disfigure Z's face. उसने एक Z को एक blow दिया, कहीं ना कहीं उसकी इंटेंशन थी परमानेंटली डिसफिगर करने की, पर वो हुआ नहीं, पर उससे उसको क्या हुआ, सीवियर बॉडीली पेन हो गया, जो कि 15 दिन से ज्यादा का था। 15 दिन से ज्यादा का था। तो यहाँ पर उसने जो है वो वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट किया है, क्योंकि वो किन्हीं भी पॉइंट्स में जो है वो बेटा फॉल करना चाहिए, वो किन्हीं भी पॉइंट्स में जो है वो फॉल करना चाहिए। ठीक है, अब आप आ जाओ आगे। कोई भी जो क्या करता है 122 को छोड़ के, अगर वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट करता है तो उसको 7 साल की पनिशमेंट और फाइन दिया जाता है। उसको 7 साल की पनिशमेंट और फाइन दिया जाता है। 7 years पनिशमेंट एंड फाइन। आगे आ जाओ। अगर कोई ऑफेंस करता है क्लॉज 1 में और उसके चलते किसी को हर्ट कॉज हो जाता है, या विच कॉजेज दैट पर्सन टू बी इन परमानेंट डिसेबिलिटी और इन अ परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट। कुछ याद आया? परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट क्या था? परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट का मतलब था कोमा में चले जाना। तो पनिशमेंट कितना हो सकता है? तो पनिशमेंट होगा नॉट लेस देन 10 years, एक्सटेंड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, रिमाइंडर ऑफ नेचुरल लाइफ। अब ये कुछ नया ऐड कर दिया गया है, हमने इसको जो है इस तरह से ऐड किया है कि वो हमें कह रहा है कि अगर मान लो क्लॉज 1 में जो फॉल करा है कि ग्रीवियस हर्ट हो गया, उन 8 तरह से जो हुआ है उसकी उतनी पनिशमेंट है, बट अगर अब आपके करने से ऐसा कॉज हुआ है कि वो परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में चला गया है, ठीक है, तो इतनी पनिशमेंट होगी। या जहां पर ग्रुप ऑफ 5 और मोर पर्सन्स एक्टिंग इन कंसोर्ट कॉजेस ग्रीवियस टू हर्ट टू अ पर्सन, जहां पर उसकी रेस, कास्ट, कम्युनिटी, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, लैंग्वेज, पर्सनल बिलीफ, इससे रिलेटेड अगर वो कुछ भी करते हैं तो दैट विल बी पनिशेबल फॉर ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 7 years एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। राइट राइट। अब देखो, वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट और ग्रीवियस हर्ट बाय डेंजरस वेपन्स और मीन्स। जब आप वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट और ग्रीवियस हर्ट कर रहे हो डेंजरस वेपन और मीन्स को यूज करके, क्या कर रहे हो? डेंजरस वेपन्स और मीन्स को यूज करके अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो, और यहाँ पे आपको कह रहे हैं चाहे आप हर्ट कर रहे हो चाहे आप ग्रीवियस हर्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आपका जो क्लॉज 1 है वो बात करता है वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट की डेंजरस मीन्स के साथ। तो जो ये 1 है ये बात करता है हर्ट की, और क्लॉज 2 बात करता है ग्रीवियस हर्ट की।
1 बात करता है हर्ट की और 2 बात करता है ग्रीवियस हर्ट की। तो जब देखो आपने वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट किया है तो 115 था, वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट बाय डेंजरस वेपन्स या मीन्स किया है तो 118 क्लॉज 1 है। अपनी कॉपी में इन बातों को लिख लो, मैं आपको बता रही हूँ, आप अपनी कॉपी में इन बातों को लिखिए प्लीज, राइट डाउन इन योर नोटबुक। वो आपको कहते हैं कि अगर आपने वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट किया है तो योर केस विल बी फॉलिंग अंडर 115 एंड पनिशमेंट इज 1 ईयर 10,000 रुपीज फाइन। पर अगर आपने वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट बाय डेंजरस वेपन्स और मीन्स किया है तो योर केस विल बी फॉलिंग अंडर 118 क्लॉज 1। तो आपका केस जो है वो 118 क्लॉज 1 में फॉल करेगा। पनिशमेंट होगी 3 साल की सजा, 20,000 रुपए फाइन, 3 ईयर पनिशमेंट प्लस 20,000 रुपीज फाइन। फिर आता है कि अगर आपने वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट किया है तो योर केस विल बी फॉलिंग अंडर 117, 7 साल की सजा प्लस फाइन। पर अगर आपने वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट किया है यूजिंग डेंजरस वेपन्स और मीन्स तो योर केस विल बी फॉलिंग अंडर 118 क्लॉज 2 एंड द पनिशमेंट विल बी 10 years प्लस फाइन, 10 years प्लस फाइन। टेन ईयर्स प्लस फाइन। आप मुझे सिर्फ 1 सेकेंड दीजिए, कुछ इधर ब्लास्ट हो गया है पीछे, आई डोंट नो क्या हो गया है, गिव मी अ मिनट। चलिए, तो हम कंटिन्यू करते हैं। तो आपको जो है वो ध्यान रखना है कि ये सारी चीजें ध्यान रखनी है कि वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट कहाँ पर है, ग्रीवियस हर्ट कहाँ पर है, डेंजरस वेपन और मीन्स के साथ हर्ट और ग्रीवियस हर्ट कहाँ पर दिया गया है। ठीक है, ये सब हमें नहीं पढ़ना है, आप इन्हें अपने आप रीड करेंगे, आप इन्हें अपने आप रीड करेंगे, ये हमें नहीं पढ़ने हैं। प्रोवोकेशन वाला आप रीड कर लेंगे, वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट और ग्रीवियस हर्ट ऑन प्रोवोकेशन, कि वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट और ग्रीवियस हर्ट ऑन प्रोवोकेशन क्या होगा। ठीक है, तो अगर वॉलंटरली कॉजिंग जब आप हर्ट करो, सामने वाले ने आपको ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन दिया है और आप अपनी समझने सोचने की शक्ति में नहीं है तो पनिशमेंट हो जाएगी 1 month और फाइन हो जाएगा 5,000 रुपीज। पनिशमेंट हो जाएगी 1 month और फाइन हो जाएगा 5,000 रुपीज। ठीक है, क्योंकि सामने वाले ने आपको ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन दिया है। यहाँ पे आपको कह रहे हैं जब किसी ने वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट किया है ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन पे, और अब यहाँ पर जो उसने प्रोवोकेशन किया है वो सोचने समझने की शक्ति में प्रोवोकेशन के बाद नहीं था, तो पनिशमेंट हो जाएगी कितनी, विच में एक्सटेंड टू 5 years एंड 10,000 रुपीज। ठीक है, और उन्होंने आपको यहाँ पे लिख दिया है दिस सेक्शन इज सब्जेक्ट टू द सेम प्रोवाइजो एज एक्सेप्शन 1, क्योंकि हम पढ़कर आए ना मर्डर के में, हम पढ़कर आए हैं कि एक्सेप्शन 1 अगर ऐसा नहीं होता है दैट विल फॉल अंडर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। राइट, तो बस ये वाली चीजें हैं। अब ये कह रहा है वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय यूज ऑफ एसिड एक्सेट्रा। देखो एसिड जो है ना वो अपने आप में एक ना बेहद सीरियस टॉपिक है, और आप बस इसमें एक चीज को ध्यान रखिएगा, आप सेक्शन नंबर याद रख लो कि सेक्शन नंबर क्या है, कि जब ग्रीवियस हर्ट किया जा रहा है एसिड को यूज करके, क्योंकि वो परमानेंटली डिसफिगर भी आपका फेस हो सकता है ना एसिड से। आपको इसमें केस याद रखना है लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आपको जो है इसमें केस याद रखना है 124 के लिए, लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया।
लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, आई थिंक हर बच्चे को ये केस पता है, दैट इज ऑफ 2015 सुप्रीम कोर्ट। 2015 सुप्रीम कोर्ट का ये केस है। ऐसा हुआ था कि शादी करने को कहा था, फीमेल ने शादी नहीं करी थी तो उन्होंने एसिड फेंक दिया था, बहुत इजीली अवेलेबल हो गया था, तो इसके बाद जो है वो गाइडलाइंस आई थी इस केस की। तो आप इस केस को अपने आप जो है वो रीड कर लेंगे। ठीक है, कोई जो है वो रिफ्यूज नहीं करेगा, अगर कोई एसिड अटैक विक्टिम आ जाता है तो कोई रिफ्यूज नहीं करेगा। इस केस में ऐसा हुआ था कि हॉस्पिटल्स ने भी जो है वो मना कर दिया था। तो आप इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे कि कोई जो है वो डिनाई ना करे। ठीक है, और इसको आप जो है वो कंसिडरेशन में फिर लेंगे। आगे आ जाते हैं आप, इसको आप रीड कर लीजिएगा। मुझे नहीं लगता प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन आएगा, बट प्लीज रीड इट वंस। अब आपको वो कह रहा है एक्ट एंडेंजरिंग द लाइफ और पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स। ये यहाँ पर प्राइवेट इंडिविजुअल के बारे में बात कर रहा है। ये यहाँ पर प्राइवेट इंडिविजुअल के बारे में बात कर रहा है कि कोई एक्ट जो कि क्या करती है, एंडेंजर करती है किसी की लाइफ या पर्सनल सेफ्टी को। अगर कोई आपका एक्ट जो है वो किसी की पर्सनल सेफ्टी या उसको एंडेंजर करता है तो आपको 3 महीने की सजा, 2500 रुपए फाइन हो सकता है। Whoever does any act so rashly, negligently to endanger human life or the personal safety of others, then that person will be liable to the punishment for 3 months and which may extend to fine of rupees 500। पर अगर वो काम करते समय किसी को हर्ट कॉज हो गया है तो आपको मिलेगा 6 मंथ्स का पनिशमेंट, 5000 रुपीज का फाइन। डबल कर दो, 3 महीने 500 रुपए था, यहाँ पर एक और जीरो लगा दो, 6 महीने 5000 रुपए। और अगर ग्रीवियस हर्ट कॉज हो गया है तो होगा 3 साल की सजा और 10,000 रुपीज फाइन। बस इतना आपको ध्यान रखना है। मुझे बताओ यहां तक क्लियर है? फिर हम करेंगे रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट। बताइए मुझे, यहां तक क्लियर है? फिर हम करेंगे रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। देन वी विल डू रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। फटाफट बताओ यहां तक सबको सब कुछ क्लियर है? कल जो है फिर हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। तो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट बताइए, यहां तक सबको सब कुछ क्लियर है? फिर हम करेंगे रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। फटाफट मुझे बताएंगे, बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक है। कहाँ चले गए सब? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आइए रीड कीजिए प्लीज रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट को। वो आपको कहता है whoever voluntarily obstructs any person so as to prevent that person from proceeding in any direction in which that person has a right to proceed। वो आपको कह रहे हैं जब वॉलंटरली आपने ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया है किसी पर्सन को क्या करने में, प्रोसीड करने के लिए किसी भी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में उसका हक था जाने का, तो हम कह रहे हैं आपने उसको रॉन्गफुली रेस्ट्रेन कर दिया है। मैं क्या कह रही हूँ आपको, आप गेट के अंदर एंटर करना चाह रहे हैं या आप जो है आप सीधा सीधा जा रहे हैं और मैं खड़ी हो गई, मैं कह रही हूँ मैं आपको जाने नहीं दूंगी जिस डायरेक्शन में आप जाना चाहते हैं। अब आपको जाना तो सीधा है, अब आपको पीछे जाने से काम नहीं चलेगा या इधर इधर जाने से काम नहीं चलेगा। तो मैंने आपका रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट कर दिया है बिकॉज आई ऑब्स्ट्रक्टेड योर पाथ एंड यू वोंट बी एबल टू गो इन योर डायरेक्शन विच इन डायरेक्शन विच यू वांट टू प्रोसीड।
आप और आगे पीछे सब जगह जा सकते हो, पर जिस जगह पे आप जाना चाहते हो उस डायरेक्शन में मैं आपको जाने नहीं दे रही हूं, दैट इज रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट। बाकी और जगह आप जा सकते हो। तो मैं आपको कह रही हूं कि इसमें मेंस रिया क्या है, व्हाट इज द मेंस रिया हेयर, कि मैं जो है वो क्या कर रही हूं, वॉलंटैरिली ऑब्स्ट्रक्ट कर रही हूं। हेयर इट इज मेंस रिया, वॉलंटैरिली एक काम को करना इज माय मेंस रिया। Now question arises, what is actus reus in this case? एक्टस रियसिस कि मैंने अब उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया है, मैंने अब उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया है। तो माय मेंस रिया इज कि मैंने जो है वो क्या किया, वॉलंटैरिली किया, और एक्टस रियसिस मैंने उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया। कि मैं एक पर्सन को वॉलंटैरिली प्रिवेंट कर रही हूँ, और क्या कर रही हूँ, ऑब्स्ट्रक्ट करके प्रिवेंट कर रही हूँ कि वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो वो जाना चाहता है वो जा ना पाए। तो हम कह रहे हैं द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ अ प्राइवेट वे ओवर लैंड और वोटर विच पर्सन इन गुड फेथ बिलीव्स हिमसेल्फ टू हैव अ लॉफुल राइट टू ऑब्स्ट्रक्ट इज नॉट एन ऑफेंस विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। अब ये इसका एक्सेप्शन जो है ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। वो आपको कह रहा है कि अब एक घर है, आपका एक पार्क है, आपका अपना पर्सनल पार्क है, कोई उसमें से जाना चाहता है, आपको पता है कि ये मेरा, मैं इसका लॉफुल ओनर हूं या नहीं भी हूं, वो मेरा हक है, और इसीलिए आप जो है उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो, तो वो इसमें फॉल नहीं करेगा। कि आपका प्राइवेट वे है और उस पे आप ऑब्स्ट्रक्शन कर रहे हो, उस पे से कोई फूल तोड़ के ले जा रहा है, पानी ले जा रहा है, आप उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो, तो वो रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट में नहीं आता, क्योंकि आप जो कुछ भी कर रहे हो वो आपको लग रहा है, वो आप गुड फेथ में कर रहे हो, आपको लग रहा है कि मेरा लॉफुल राइट है। अब देखो मेरे घर में फॉर एग्जाम्पल मैंने कुआं बनाया हुआ है, मैंने अपने लिए बनाया हुआ है, अपनी मस्ती के लिए बनाया हुआ है, किसी के और के लिए थोड़ी ना बनाया हुआ है। अब कोई उसमें आके लेके जा रहा है और मैं उसे ऑब्स्ट्रक्ट कर रही हूँ कि भाई नहीं, यू आर नॉट सपोज टू एंटर एट माई प्रेमाइसेस, तो कहते हैं आपने तो मेरा रॉन्गफुल रिस्ट्रेन कर दिया, दैट इज माई प्राइवेट वे, आई कैन ऑब्स्ट्रक्ट, दैट इज माई लॉफुल राइट, तो आप मेरे को रॉन्गफुल रिस्ट्रेन के लिए लाइबल नहीं कर सकते। आप इसका इलस्ट्रेशन पढ़ लो। ए ऑब्स्ट्रक्ट्स पाथ अलोंग विच जेड हैज अ राइट टू पास, ए ने जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट किया जेड को जिस डायरेक्शन में जेड का जाने का अधिकार था। ए नॉट बिलीविंग इन गुड फेथ दैट ही हैज अ राइट टू स्टॉप द पाथ, वो गुड फेथ में नहीं एक्ट कर रहा था, ठीक है, जेड इज देयर बाय प्रिवेंटिंग फ्रॉम पासिंग, अगर वो गुड फेथ में एक्ट करता तो बात अलग थी, पर हियर इज ही इज नॉट एक्टिंग इन गुड फेथ, तो हम कह रहे हैं ए रॉन्गफुली रेस्ट्रेन्स जेड, ए ने रॉन्गफुली जेड को रेस्ट्रेंट कर दिया। आगे देखो, whoever wrong, अब देखो क्लॉज 2 देखो, whoever wrongfully restrains any person shall be punished with, इसको याद कर लेना, सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 मंथ। अगर कोई आपको रिस्ट्रेन करता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने के लिए, तो उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 1 महीने की, और इसकी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ भी सकता है, विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 5,000 रुपीज और बोथ, या आपको फाइन भी दिया जा सकता है जो कि 5,000 रुपए तक का हो सकता है। अब आ जाओ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट पे। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट इज नथिंग, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का मतलब था एक डायरेक्शन में आपको जाने से रोका, बाकी आप और डायरेक्शंस में जा सकते हो। अब है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का मतलब होता है कि आपने रॉन्गफुली रेस्ट्रेन कर दिया किसी पर्सन को फ्रॉम प्रोसीडिंग बियॉन्ड, अब इसको मार्क कर लो, फॉर फ्रॉम प्रोसीडिंग बियॉन्ड सर्टेन सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट्स। आपने किसी एक पर्सन को एक ऐसी जगह डाल दिया है जिसको उसको एस्केप होने का कोई तरीका ही नहीं है, वो जा ही नहीं सकता, आपने उसको एक ऐसी जगह बंद कर दिया है जहां से ना वो कूद सकता है ना उसका कोई एस्केप का तरीका है, एक ऐसी जगह बंद कर दिया है बियॉन्ड दैट सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट जहां से वो निकल ही नहीं सकता है। तो आप एक चीज याद रखिएगा, wrongful restraint is genus and wrongful confinement is its species. ठीक है, तो ये जो है आप याद रखेंगे, यू नीड टू रिमेंबर दिस।
अब आप आ जाओ, देखो मैं आपको इसके ना कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ। लेट्स सपोज किसी ने आपको ग्राउंड फ्लोर पे बंद कर दिया और उसकी ना खिड़की खुली हुई है, उसने बाहर से ताला लगा दिया, पर आपको ये है कि थोड़ा सा मैं खिड़की को हिलाऊंगा, मैं विंडो को हिलाऊंगा तो वो टूट जाएगी और मैं बाहर कूद जाऊंगा, तब रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट नहीं हुआ है। देन आपका रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बाहर निकल सकते हैं। हम बात तब कर रहे हैं कि किसी ने ना आपको जो छत टेरेस के ऊपर एक जो वो बना होता है ना जहां पर वाटर टैंक रखा होता है वहां पे बिठा दिया। अब आपको पता है मैं कूदूंगा तो मरूंगा, और पर अगर आपको दिख रहा है कि अरे इधर साइड में तो स्टेयर केस लगा हुआ है और मैं उतर सकता हूँ, तब वो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट नहीं है। तो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट बहुत तरह से हो सकता है, और आपको पता होना चाहिए कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट तभी माना जाएगा जब आपको एक ऐसी जगह पे रख दिया जहां से आप निकल ही नहीं सकते हो। ठीक है, तो अब देखो, ए कॉजेज जेड टू बी इन अ वॉलेट स्पेस, चार दीवारी में बंद कर दिया है, लॉक कर दिया है, तो हमने उसको प्रोसीड करने से मना कर दिया है, तो उसको हमने रॉन्गफुली कन्फाइन कर दिया है। देखो, ए प्लेसेस men with firearms at the outlets of a building and tells Z that they will fire at Z। अगर उसने बिल्डिंग को छोड़ने की कोशिश करी तो अब उसको पता है ना कि अगर मैं कहीं से भी निकलूंगा तो मैं मारा जाऊंगा, तो आपने उसको कन्फाइन कर दिया है। अब देखो, वो आपको कह रहे हैं whoever wrongfully confines any person, तो कितने साल का सजा होगा? 1 साल की सजा होगी और 5,000 रुपए होंगे। 1 साल की सजा होगी और 5,000 रुपीज होंगे। अब ना ये उन्होंने जो है ना बड़ा ही इंटरेस्टिंग ऐड किया है, और देखो ये क्या कह रहे हैं। अगर आपने किसी पर्सन को रॉन्गफुली कन्फाइन किया है 3 दिन या उससे ज्यादा, तो आपको कितनी सजा होगी? 3 years फाइन अप टू 10,000 रुपीज। 3 दिन से ज्यादा किया है तो 3 साल की सजा, 10,000 रुपीज। अगर आपने किसी पर्सन को 10 दिन या उससे ज्यादा किया है तो कितना होगा? 5 years एंड नॉट लेस देन 10,000 रुपीज। नॉट लेस देन 10,000 रुपीज। या फिर अगर आपने किसी पर्सन को रॉन्गफुली कन्फाइन किया है knowing that a writ for the liberation of that person has been duly issued, अब कि उसकी जो है वो कहते हैं ना यू में प्रेजेंट दी बॉडी, अगर उसका ऐसा कुछ हुआ हुआ है और तब भी आपने जो है उसको क्या किया है? रॉन्गफुली कन्फाइन करके रखा हुआ है। और ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं फिर आपको बता देती हूँ। तो आपको पनिशमेंट मिल जाएगी 2 साल की सजा एंड विच में बी लाइबल फाइन अंडर दिस चैप्टर। बस जिसमें आपको लग रहा है कि वो इंटरेस्टेड है, बस हमें शुरू शुरू के पढ़ने हैं। देखो हमें ना इसमें ज्यादा और नहीं पढ़ना है। वो आपको क्या कह रहा है? Whoever wrongfully confines any person in such a manner as to indicate an intention that the confinement of such person may not be known to any person interested in the person so confined। किसी पर्सन को आपने कन्फाइन कर लिया है, ठीक है, रॉन्गफुली आपने जो है उसको रख दिया है, और अब इंटेंशन क्या है कि जो पर्सन इंटरेस्टेड है उनको नहीं पता चले, या किसी पब्लिक सर्वेंट को रख दिया है, ठीक है, और दैट द प्लेस ऑफ सच कन्फाइनमेंट मे नॉट बी नोन और टू बी डिस्कवर्ड, कि वो जगह मिल ही नहीं सकती किसके द्वारा? किसी भी पर्सन या पब्लिक सर्वेंट के द्वारा। तो आपकी जो सजा है वो 3 साल की हो जाएगी और आपको जो है फाइन भी अवॉर्ड किया जाएगा, फाइन भी दिया जाएगा। अब कह रहे रॉन्गफुली कन्फाइन कर दिया है पर्सन को एक्सटॉर्ट करने के लिए फ्रॉम द पर्सन कन्फाइंड और फ्रॉम एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन द पर्सन कन्फाइंड, जो उसमें इंटरेस्टेड है उससे दूर, किसी भी प्रॉपर्टी को, किसी भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी को। ये तीन जो है आप इन्हें छोड़ भी सकते हैं। कभी आज तक तो एग्जाम्स में हमने इन्हें देखा नहीं है। तो सजा हो जाएगी 3 साल इन सबकी। 6, 7, 8 तीनों की सजा सेम है, 3 years प्लस फाइन। 3 years प्लस फाइन। और वो आपको क्या कह रहा है? 6 क्लॉज तो आपको कह रहा है कि पर्सन मे नॉट बी नोन टू एनी पर्सन इंटरेस्टेड फॉर दूसरा एक्सटॉर्टिंग प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी, या फॉर द पर्पस ऑफ एक्सटॉर्टिंग कॉन्फेशन। कॉन्फेशन एक्सटॉर्ट करने के लिए आपने जो है उसको रॉन्गफुली कन्फाइन कर लिया है। तो अगर आपने ऐसा कुछ भी किया है तो तीनों ही केसेस में 6, 7, 8 में आपको जो है वो 3 साल की सजा प्लस फाइन है। तीनों ही केसेस में आपको 3 साल की सजा और फाइन है। अब आपने ना किसी से लिफ्ट ले ली, एक बड़ा कॉमन एग्जाम्पल है। किसी ने आपसे लिफ्ट ले आपने किससे लिफ्ट ले ली कि मेरे को एक बारी छोड़ देना ना मुखर्जी नगर तक।
और अब आपने जब लिफ्ट ली तो उसने ना गाड़ी नहीं रोकी, जब मुखर्जी नगर आ गए वो आपको आगे ले गया। अब आप चलती गाड़ी में तो कूद नहीं सकते, आपको पता है कि भी क्या कहते हैं कि भी को चोट लग जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि सामने वाला जो है वो रॉन्गफुली कन्फाइनमेंट के लिए लाइबल है। अब आप ये नहीं कह सकते कि मैं खिड़की खोद के कूद सकता था, कूद सकते थे पर आपको चोट लग जाती। तो हम कह रहे हैं कि आप रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के लिए लाइबल है। अब कोई पर्सन आपको गन दिखा दिखा कर एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में ले जाता है, हिलना नहीं है, तो अब वो आपको कह रहा है कि अगर तुम हिले तो मैं तुम्हें गोली से उड़ा दूंगा, तो यू आपको रॉन्गफुली कन्फाइन कर दिया, चाहे वॉलेट स्पेस ना हो। बट आप उस बियॉन्ड सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट से बाहर नहीं निकल सकते ना, आप उस सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट से बियॉन्ड बाहर नहीं निकल सकते। तो ये भी बेटा रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है, तो ये भी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है। ठीक है, बताइए यहाँ तक क्लियर है? कल फिर हम वही करेंगे, फोर्स किडनैपिंग अबडक्शन, ये कल हम जो है ये चैप्टर को खत्म कर देंगे। अब मुझे बताओ यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर है? बताइए मुझे, यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर है? तो टिल रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट एंड कन्फाइनमेंट वी हैव डन। सेक्शन नंबर आपको पता होना चाहिए, कल जो है हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। टुमारो वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर। फटाफट बताइए यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर है? तो क्लास वाइंड अप करते हैं, कल मिलेंगे और इस चैप्टर को खत्म करेंगे। ठीक है, कल मिलेंगे और इसे खत्म करेंगे। टेक केयर एवरीवन।